Hello, good evening, aspirants. This session is presented by me, myself, Niharika Swarnim. यह है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा घटना चक्र सीरीज का लेक्चर 2 और प्रतिदिन 25 क्वेश्चंस जो है इस सीरीज के लेक्चर में डिस्कस होते हैं। आज है सेकंड लेक्चर, तो चलिए शुरुआत करते हैं 26वें प्रश्न पर से। 25 प्रश्न ऑलरेडी हो चुके हैं। 26वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम? इसका सही उत्तर है पंचम। इसका सही उत्तर है पंचम पीढ़ी का। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ह्वेन-सांग के अनुसार ये जो मूल वृक्ष है उसको 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था और इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसको कि अभी हम देखते हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसको कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। तो यह भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि जो वर्तमान में बोधि वृक्ष है वो किसके द्वारा लगवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। और कौन सी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है? तो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। ठीक है, यह वृक्ष जो है वो पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि उसके पेड़ के पत्तियों को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इससे जो पत्तियां गिर गई हैं, टूट गई हैं, उससे उसी को छूने और उठाने का क्या है? अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह जो वृक्ष है वो क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग और 1 बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। इस डिस्कशन से हमको ये पता चल रहा है कि ये क्या है? 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। लेकिन बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तो इसीलिए तथ्यों में विवाद होने के कारण जो बिहार लोक सेवा आयोग जो है इस प्रश्न के मूल्यांकन को क्या कर दिया था? बाहर कर दिया था। बिहार सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसकी वेबसाइट पे ये दिया हुआ है 5वीं पीढ़ी, तो हम लोग भी इसको यही मानेंगे कि ये जो है वो 5वीं पीढ़ी का ही वृक्ष है। ठीक है, ये प्रश्न ऑलरेडी जो है क्या किया गया है? मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था बीपीएससी से। अब हम लोग आते हैं 27वें प्रश्न पर कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? ठीक है, इसका सही उत्तर है आजीविकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। ठीक है, अशोक तथा उसके पौत्र यानी कि अशोक का जो पोता है उसका नाम क्या है? दशरथ। इसके समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट कर आजीविकों के लिए क्या बनाए गए थे? आवास बनाए गए थे। ठीक है, अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा जो है वो सर्व प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आपको मान लीजिए कि कभी ये भी पूछ सकता है कि अशोक के समय की कौन कौन जो गुफा है वो प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है सुदामा की गुफा और कर्ण चौपड़ की गुफा। ठीक है, हम लोग आते हैं 28वें प्रश्न पर कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन थे? आनंद, राहुलोभद्र, मखली गोसाल, उपाली? इसका सही उत्तर है मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है वो प्रारंभ में किसके शिष्य थे? महावीर के शिष्य थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो गया? मतभेद हो गया। विचारधारा में मतभेद होने के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता को त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की क्या की? स्थापना की। इनका मत जो है वो नियतिवाद कहा जाता है। इनके मत को क्या कहा जाता है? नियतिवाद, जिसके अनुसार संसार की जो प्रत्येक वस्तु है वह भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इनका मानना यह है कि जो संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो प्रत्येक वस्तु है वो किसके द्वारा नियंत्रित हो रही है, संचालित हो रही है? वो भाग्य के द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 29 में कि पाटलिपुत्र के, एक मिनट देखते हैं इस प्रश्न को। ये जो आपका प्रश्न है ये कहता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मनंद। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके थी। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। तो पहले राजधानी कहाँ थी मगध की? वो थी राजगृह। ठीक है, और यहाँ से स्थानांतरित करके जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र कर दी गई। यह जो नगर है वो शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी क्या रहा है? राजधानी रही है। पाटलिपुत्र जो है वो किसकी राजधानी रही है? तो शिशुनाग वंश की भी राजधानी रही है, नंद वंश की राजधानी भी रही है और मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे उदयन थे। और उदयन कौन है? तो ये जो है वो अजात शत्रु का क्या है? उत्तराधिकारी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? इसका सही उत्तर है उदयन द्वारा। हर्यक वंशीय शासक उदयन या उदयभद्र के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है। उसने राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में अपनी राजधानी जो है क्या की? स्थानांतरित की। ठीक है, इसके पहले का प्रश्न जो था उसका बिल्कुल विपरीत प्रश्न है ये। उसी प्रश्न को दूसरे ढंग से क्या किया गया है? पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप कोई प्रश्न पढ़िए तो उसके सारे डायमेंशंस को कवर कीजिए। वो जो प्रश्न है वो आपको बहुत तरीके से क्या किया जा सकता है? पूछा जा सकता है। और पहले भी बताया था कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है वो हमेशा रिपीट करता है, बहुत बार रिपीट करता है। मेंस के भी क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी क्या करता है? रिपीट करता है। तो मेरे इस जो सीरीज है, जिस सीरीज को मैंने स्टार्ट किया है घटना चक्र बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा सीरीज के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और भी जो आने वाले आगामी लेक्चर्स हैं उन सभी को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए जो भी बीपीएससी की परीक्षा में बैठने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 31 में। ये जो वीडियो लेक्चर है ना वो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से अटेंड कीजिए। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ठीक है, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ये भी वही प्रश्न है। ठीक है, इसको भी आपने देख लिया कि दूसरे तरीके से पूछा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा। तो मगध नरेश उदयन के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना है। ठीक है, उसने राजगृह से इसी स्थान पर अपनी राजधानी जो क्या की थी? स्थानांतरित की थी। वही प्रश्न है जिसको कि 3 तरीके से क्या किया गया है? पूछा गया है। अब विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका मौर्य, फिर है नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो इसका सही उत्तर है लिच्छवी। विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी गणराज्य के द्वारा। ठीक है, तो वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी जो है ये वज्जी संघ में क्या था? सर्व प्रमुख थे। जो लिच्छवी थे वे क्या थे? वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 33वें प्रश्न पर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह जिसको कि हम लोग पहले क्या बोलते थे? गिरिव्रज भी बोलते थे, या चंपा? तो इसका सही उत्तर है सी, राजगृह। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश है वो बृहद्रथ वंश था। ठीक है, इस वंश के पहले राजा जो बृहद्रथ थे वो किसके पुत्र थे?
देखिए, इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का जो पुत्र है वो कौन था? जरासंध। महाभारत में आपने जरासंध के बारे में देखा होगा, जिसने राजगृह गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक जो है वो बिंबिसार था। यह जो है बिंबिसार वो कौन से वंश से था? तो हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु जो है वो 492 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात जो है अजात शत्रु मगध का शासक हुआ और अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र क्या की थी? स्थानांतरित की थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी और उदयन ने इसी राजगृह से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी कहाँ ले गए? पाटलिपुत्र में ले गया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 34वें प्रश्न पर कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे देखिए कि प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त? इसका सही उत्तर है हर्यक वंश। ठीक है, बिंबिसार अभी आपने पढ़ा कि बिंबिसार कौन से वंश का था? हर्यक वंश का था। अजात शत्रु जो है, इसलिए अजात शत्रु कौन से वंश का हो जाएगा? हर्यक वंश का हो जाएगा। ठीक है, मगध का जो शासक अजात शत्रु है ये 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था और इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशाम्बी के वत्स राजा उदयन से भिन्न ने कर दी थी। देखिए, जो अजात शत्रु है इसने अपने पिता की हत्या की और गद्दी पर बैठा और सेम इसके साथ भी यही हुआ। इसका जो पुत्र उदयन है उसने भी इसकी हत्या की और गद्दी पर बैठ गया। यहाँ पे एक और चीज आपको मेंशन किया हुआ है कि ये जो है कौशाम्बी के जो एक राजा थे उदयन, इससे ये भिन्न है। उदयन दूसरा है, उदयन जो है वो दूसरा है। तो इसमें जो है आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अब हम लोग आते हैं 35वें प्रश्न पर कि सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर? इसका सही उत्तर है विलियम जोन्स। सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। ठीक है, विलियम जोन्स जो है वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की और एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रो कोट्स यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का भी क्या है? भेंट का उल्लेख किया है। चलिए अब हम लोग आते हैं 36वें प्रश्न पर कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम ने, एच डानी ने, व्यूलर ने या जेम्स प्रिंसेप ने? देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके यूपी पीसीएस में मेंस में भी क्या है पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस की परीक्षा जो 2008 में हुई है उसमें भी पूछा हुआ प्रश्न है और बीपीएससी के प्री में तो पूछा ही हुआ प्रश्न है। आपको पता होगा कि अभी हम जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वो सारे जो हैं बीपीएससी की प्री की परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवाना पिय की पहचान सिंहल के राजा तिस से कर डाले। ठीक है, कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों जिसका कि क्या नाम है दीपवंश और महावंश ने यह उपाधि जो है अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। ठीक है, अंततः वर्ष 1915 में मास्की कहाँ है कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी क्या हुआ पढ़ लिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 37वें प्रश्न पर कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किसका समकालीन शासक था? सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक कौन कौन थे? तो नियार्कस, आनेसिक्रियस, अरिस्टोबुलस और मेगास्थनीज। ठीक है, जिनके विवरण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। ठीक है, विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका
मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रश्न को अलग तरीके से यहाँ पूछ रहा है। उसमें पूछ रहा था कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। अब ये इस बार जो प्रश्न है ये लिखा है कि इंडिका का लेखक कौन था, विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायामेचस या प्लिनी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य जो है वो बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। इसलिए जो उत्तर बी है वो क्या है, सही है। अब हम लोग आते हैं 39वें प्रश्न पर कि मेगास्थनीज दूत था तो किसका दूत था। मेगास्थनीज किसका दूत था, सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, यूनानियों का, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सेल्यूकस का। मेगास्थनीज किसका दूत था, तो सेल्यूकस का दूत था। ठीक है, मेगास्थनीज जो है उस सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के छत्रप में राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में क्या कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि लिख दिया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 40 पर कि अंतिम मौर्य सम्राट था जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ। तो इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। ये जो है वह अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति किसने की, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। और उसने फिर इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा क्या की गई थी, हत्या जो है वो बृहद्रथ की गई थी। अब हम लोग आते हैं 41वें प्रश्न पर कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, जूनागढ़, भितरी, नासिक या सांची। इसका सही उत्तर है जूनागढ़। ठीक है, गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है यानी कि लिखा है उसी पर अशोक ने 14 प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, किस लिपि में लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश से डाला गया है। यह जो अभिलेख है अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में से सर्वाधिक प्राचीन है, यानी कि सबसे पुराना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 42 पर कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल या हुविस्क। तो इसका सही उत्तर है खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। इस एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाथी गुफा में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस भाषा में है लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत भाषा में लिखा है। अब हम लोग आते हैं कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे था भाई, तो ऑप्शंस हैं महामेघ वाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, रट भोजक वंश से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ई। ठीक है, देखिए कलिंग के जो चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम
मेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो खारवेल हुआ, और खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमने ये चीज को क्या किया था? पढ़ा था। अब हम लोग आते हैं 44वें प्रश्न पर कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को या समुद्रगुप्त को? इसका सही उत्तर है प्राचीन भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो उसका भी सही उत्तर क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, और इसके लेखक कौन थे? हरिसेन थे। ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। और कई बार यह भी प्रश्न आता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन थे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 45वें प्रश्न पर कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो थे, कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण जो है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता जो है खुसनेवास था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से, एक देखिए प्रत्यक्ष का उल्टा होता है परोक्ष। ठीक है। मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट को बोल सकते हैं परोक्ष, यानी कि जो एकदम आंखों के सामने उसको प्रत्यक्ष और आंखों से परे उसको परोक्ष। ठीक है। परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को क्या कर दिया? तेज कर दिया इनडायरेक्ट रूप से। फिर स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 46 पर 46। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगल भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को या जोती हुई भूमि को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? इसका सही उत्तर है बिना जोती हुई जंगल भूमि को क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। बिना जोती हुई क्या? जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद है, टर्म है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 47वें प्रश्न पर कि चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी? ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि ह्वेन सांग, फाहियान, सुंग युन, ठीक है, और मेगास्थनीज, ये सब क्या थे? यात्री थे जो बाहर से कहाँ आए थे? भारत में आए थे। ठीक है। चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। चीनी यात्री सुंग युन जो है वो 518 ईस्वी में भारत आया। तो और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी, यानी कि यहाँ से प्रति एकत्रित किया और उसको क्या किया था? वो अपना चीन लेके गया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 518 ईस्वी में आया था, तो यहाँ पे कब भारत की यात्रा की थी? तो 515 से 520 का जो डाटा है ये सही होगा। अब हम लोग आते हैं 48वें प्रश्न पर कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर है ह्वेनसांग। देखिए फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और सुंग युन जो थे ये चीन से आए थे। ये चार यात्री जो थे वो चीन से आए थे। ठीक है। और भी बहुत सारे यात्री आए थे जगह जगह से। ठीक है। जो कि यहाँ पे आए और भ्रमण किया, यात्रा की, और बहुत मतलब वो लोग भी अपने बुक में मेंशन किए। ठीक है। तो जो फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है और सुंग युन जो है ये सारे लोग जो है ये चीन से आए थे। ठीक है। अब है कि
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ह्वेनसांग ने की थी। हर्षवर्धन के समय की सर्व प्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उसकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में क्या थे? सुलभ थे, यानी कि आसानी से मिल जाते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। ठीक है, जो सियुकी है वो रचना किसकी है? तो ह्वेनसांग की है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि राजतरंगिणी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है राजतरंगिणी। ये भी बीपीएससी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कलहन देखिए, कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ की रचना जो है कलहन ने जय सिंह 1127 से 1159 के शासनकाल में पूर्ण किया और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की क्या की? रचना की। अब आज के सीरीज का जो है वो आखिरी प्रश्न, आज के लेक्चर का, इस सीरीज के लेक्चर 2 का जो आखिरी प्रश्न है, 50वां प्रश्न, उसको देखते हैं कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र जो है निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बंगाल, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर जो है वो है आपका बिहार। ठीक है, उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी जो स्थापना है वह पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। ठीक है, आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। और आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें, लिखें उसको। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें और घटना चक्र के सारे लेक्चर्स को आप अटेंड करें। धन्यवाद।